इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो कब बनी है इंडियन नेशनल कांग्रेस? क्या क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने के रीजंस थे कि क्यों बनी, है ना? उसके पीछे की थ्योरीज क्या क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस कितने हुए, कहाँ कहाँ हुए, ये सारी चीजें तो डिस्कस करेंगे। साथ में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अर्ली फेज है, जिसमें हम क्या कहते हैं, मॉडरेट रेवोल्यूशनरीज जो थे, है ना, उनके बारे में भी आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, ट्राई करेंगे कि बंगाल पार्टीशन तक हम थोड़ा बहुत कवर कर पाए। इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई है। अच्छा, इससे अर्ली फेज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि इससे पहले की ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनी। तो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन बनी थी बंगाल लैंडलॉर्ड्स सोसाइटी, है ना, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसने फॉर्म ली थी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का, वो फर्स्ट वो बनी थी। उसके बाद धीरे 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 इंडियन नेशनल लीग वगैरह बनी है, और उसके बाद लास्ट ऑर्गेनाइजेशन बनती है इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या था, क्यों बनी? तो लोगों के अंदर एक एनवायरनमेंट बिल्ड होने लग गया था, नेशनलिस्ट फॉर्म आने लग गई थी, है ना, अवेयरनेस हो गई थी जितने भी प्रोविंसेस थे कि हम सब इंडिया के पार्ट है, ब्रिटिश इंडिया के। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई, जब स्टार्टिंग फेज था तो वो इसलिए बनाई गई कि एक पूरे नेशन एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो रिप्रेजेंट कर सके मास को, लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर सके, कहां पे? ब्रिटिशर्स के सामने। तो उसके लिए बनाई गई इंडियन नेशनल कांग्रेस। बनाई किसने? एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे, ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, ए ह्यूम करके। इनके एफर्ट्स की वजह से ये बनी। इन्होंने जितने भी इंटेलेक्चुअल क्लास थी ना कंट्री की, उसको मोबिलाइज किया और उनको कहा कि आप एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाइए जो कि एक फ्रंट हो, किसको रिप्रेजेंट करने के लिए? इंडियन पॉपुलेशन को ब्रिटिशर्स के सामने, ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने रिप्रेजेंट करने के लिए एक फ्रंट होना चाहिए। होगा ना, तभी तो आप अपनी बात पहुंचा पाओगे, नहीं तो अलग अलग आदमी तो बोलता रहे, कोई सुनता ही नहीं है। तो उसके लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस को एओ ह्यूम ने बनाया और उन्होंने मोबिलाइज किया लीडिंग इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ इंडिया, जो पढ़े लिखे लोग थे उन्हें मोबिलाइज किया। अब उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट सेशन होता है जिसमें 72 डेलीगेट्स आते हैं फ्रॉम ऑल द प्रेसिडेंसी, जितने भी ब्रिटिश प्रेसिडेंसी थी, ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, उन सब से 72 डेलीगेट्स आते हैं। और वो कहाँ मिलते हैं? बॉम्बे में मिलते हैं, 28 टू 30 दिसंबर 1885। और यहाँ फॉर्म होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस। किसने बनाई? ब्रिटिश सिविल सर्वेंट ने। तो क्वेश्चन तो उठेंगे, भाई अंग्रेज क्यों बनाएगा, वो भी अंग्रेजों के खिलाफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ऐसे क्वेश्चन उठेंगे। अब इन क्वेश्चन में कुछ दो थ्योरीज आती हैं, एक सेफ्टी वॉल्व थ्योरी आती है और एक जो दूसरे लोगों ने दी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था। अभी पढ़ेंगे हम सेफ्टी वॉल्व थ्योरी क्या है और सेकंड थ्योरी क्या है। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट लीडर कौन थे फर्स्ट कांग्रेस सेशन के? जो इंपॉर्टेंट लीडर थे जो आपको पता होना चाहिए, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में ये हुआ, वे दादा भाई नारोजी, काशीनाथ त्रिम्बक तेलांग, केटी तेलांग बोला जाता है, तुमने नाम केटी तेलांग सुना होगा, है ना, केटी तेलांग, फिरोज शाह मेहता, एस एस सुब्रमण्यम अय्यर द हिंदू, पी आनंद चार्लू, दीन शाह, ये डी वाचा सुनते हो तुम, है ना, दीन शाह, अडुल जी वाचा, गोपाल गणेश आगरकर, जी आगरकर, वापस नाम रिपीट हो गया, एम वीर राघवाचारी, ये भी द हिंदू, एन जी चंद्रवारकर और रामतुल्ला एम सयानी एंड व्योमेश चंद्र बैनर्जी। अब इसमें फर्स्ट जो सेशन था, इतने सारे ये मेन लीडर्स थे, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं पर ये मेन लीडर्स हैं। इसमें एन इंपॉर्टेंट लीडर हु वाज एब्सेंट वाज सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लीडर है इस टाइम, है ना, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, हमने पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा है। तो ही हैड कन्वीड अ नेशनल कॉन्फ्रेंस अराउंड द सेम टाइम एट कोलकाता, क्योंकि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हमने बताया ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई थी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने, वो इसका सेशन ले रहे थे। नेक्स्ट सेशन से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो भी मर्ज हो जाएगी इंडियन नेशनल कांग्रेस में, और दोनों के सेशन साथ में होंगे, तो मतलब एक इंडियन नेशनल कांग्रेस ही रह जाएगी। अभी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी इस वजह से एब्सेंट थे इससे। समझ आ गया क्यों बनी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्या रीजन है और क्या क्या उसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं।
अब क्रिएशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के पीछे मैंने क्या बताया, दो रीजन बताए जाते हैं। एक है सेफ्टी वॉल थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से क्या था कि कांग्रेस जो है, सेफ्टी वॉल समझते हो क्या होता है? कुकर की सीटी देखिए, वो एक सेफ्टी वॉल की तरह काम करती है कि हवा जो है पास होती रहे, जो प्रेशर बने ना कुकर में वो पास होता रहे, तो कुकर फटे नहीं। अदरवाइज कुकर में इतनी ज्यादा हीट हो जाती है, इतनी ज्यादा स्टीम जनरेट हो जाती है कि कुकर फट जाएगा। अगर हम वो बंद कर दें और लीड, उसकी कुकर की लीड को बंद करके उसे गर्म होने दें, कुकर फट जाएगा। बट ड्यू टू दैट सेफ्टी वॉल, उससे हवा पास हो जाती है और कुकर क्या रहता है, इंटैक्ट रहता है, आपका खाना भी बनता रहता है। तो क्या कहना था कि जो देश के अंदर आक्रोश बन रहा है, जो देश के अंदर एक डिससेटिस्फैक्शन की फीलिंग आ रही है अंग्रेजों के पीछे, तो वो क्या होगा, कांग्रेस बनाने से कांग्रेस वो चीजें किसको बता देगी, ब्रिटिश पार्लियामेंट तक पहुंचा देगी, और लो कांग्रेस वो जनरेट हो रही है, ये सेफ्टी वॉल की तरह काम कर रही है। तो जैसे ही वो ज्यादा हो जाएगी तो वो यहाँ कांग्रेस के थ्रू बाहर निकलती रहेगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा, फटेगा नहीं, और अंग्रेजों के खिलाफ वो जो एक्सट्रीम बढ़ सकता था रेवोल्यूशन, वो नहीं बढ़ेगा। एक थ्योरी ये थी कि इसलिए एओ ह्यूम ने ये बनाया कि जो भी प्रॉब्लम्स है वो ये लोग प्लीड करते रहेंगे, एप्लीकेशंस लिखते रहेंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट को, और धीरे धीरे वो बाहर निकलती रहेगी। और वो आक्रोश जो है वो इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा कि सारे लोग रोडों पे आ जाए और अंग्रेजों को ही सल्टा दे, है ना। तो ये एक थ्योरी बोली जाती है, सेफ्टी वॉल थ्योरी। जो डिसकंटेंट जनरेट हो रहा था, ग्रो कर रहा था देश में, उसको धीरे धीरे पास होता रहे, है ना। ऐसी सिचुएशन नहीं आए कि वो इतना ज्यादा बढ़ जाए कि अंग्रेजों को मार दे। और हो रहा था ऐसा, लोग आक्रोशित हो रहे थे, लोग गुस्से में थे, क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे। बंगाल की जो हालत हो गई थी, लोगों को समझ आने लग गया था कि ये तो पुराने वाले राजाओं से बेकार है। पुराने राजा कम से कम हमको लूट के यही लूटते तो नहीं थे, जो भी पैसा था यही लगता था, ये तो सारा लूट लूट के ले जाते हैं, हमारे सब एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया, सारे आर्टिजन्स की सारी जो भी एम्प्लॉयमेंट था उनका खत्म हो गया, बिकॉज ऑफ रेडीमेड क्लोथ्स। गारमेंट इंडस्ट्री खत्म हो गई, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी वो खत्म हो गई। उसके अलावा सारे के सारे जो भी लेबर थी उसको कहाँ लग गई, वो एग्रीकल्चर में लग गई। तो एग्रीकल्चर में टैक्स इतना देना पड़ता था कि उनके पास कुछ बचता ही नहीं था, और टैक्स देने के लिए उन्हें मनी लेंडर से पैसे लेने पड़ते थे, उसके ऊपर वो अपनी जमीनें वगैरह गिरवी रखते थे, वो खत्म हो जाती थी। तो मतलब धीरे धीरे सब खत्म हो रहा था। तो ये एक है सेफ्टी वॉल थ्योरी। दूसरा क्या है, एक्सट्रीमिस्ट लीडर लाइक लाला लाजपत राय बिलीव्ड इन सेफ्टी वॉल थ्योरी। Even the Marxist historian conspiracy theory was an offspring of safety wall notion. Marxist theory में conspiracy theory है कि जो elite class है, जो ownership class है, वो आपके साथ conspire करके आपको क्या करती है, कम करती है, आपको दबा के रखती है कि आप ज्यादा ना वो करो, और धीरे धीरे आपके झूठ मूठ करती रहती है कॉन्स्पायर। ठीक है, उसी की जैसी सेफ्टी वॉल थ्योरी है ये, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स का मानना था। ऑर्गेनाइजेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंडियन डिमांड। दूसरी तरफ क्या थी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस इसलिए बनी है कि जहां से इंडियन डिमांड्स को पहुंचाया जा सके ब्रिटिशर्स तक। ऐसा कुछ नहीं है सेफ्टी वॉल थ्योरी का नहीं। तो मॉडर्न इंडियन हिस्टोरियंस जो है डिस्प्यूट द आइडिया ऑफ सेफ्टी वॉल, वहां डिस्प्यूट है। In their opinion, Indian National Congress represented the urge of the politically conscious Indians, कि जो politically conscious, जो पढ़ी लिखी इंटेलेक्चुअल क्लास हो गई थी, उसको अपनी जो एस्पिरेशंस थी कि हमें इंडिया कैसा चाहिए, और जो वो पढ़ रहे थे यूरोपियन सोसाइटीज वगैरह के बारे में, डेमोक्रेसी वगैरह के बारे में, वो सारी चीजें पुट फोर्थ करनी थी, उसके लिए वो बनाई। साथ में जो इंडियन लोग थे उनकी डिमांड ब्रिटिश एम्पायर तक पहुंचाई जा सके, तो उनके हिसाब से वहां तक बात पहुंचाई जाएगी तो धीरे धीरे चीजें ठीक होगी कि हम ब्रिटेन का एम्पायर बन के रह लेंगे, कॉलोनी बन के रह लेंगे, बट सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए हमारे। स्टार्टिंग में ये वाली सोच के साथ आगे बढ़े। In their opinion, Indian National Congress represented the urge of politically conscious Indian to set up a national body to express the political and economic demands of Indians. Historian Bipin Chandra observes early Congress leaders used Hume as a catalyst to bring together. उल्टा कहना है, बिपिन चंद्रा का क्या कहना है कि बल्कि कांग्रेस, ये जो लीडर्स थे ना, इन्होंने एओ ह्यूम को यूज किया है। क्या होगा, एओ ह्यूम की तरफ से कोई बॉडी बनाई जाएगी पॉलिटिकल, तो ब्रिटिशर है,
तो ब्रिटिशर्स भी उसमें क्या नहीं करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे, करने देंगे, बनाने देंगे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। नहीं तो इंडियंस ही बनाने लगते तो ब्रिटेन, ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी उसको क्या इनवैलिड डिक्लेयर कर देती, इलीगल डिक्लेयर कर देती और खत्म कर देती। बट बिकॉज ऑफ एओ ह्यूम वो उसे इलीगल डिक्लेयर नहीं करते कि हाँ चलो ये एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। क्योंकि ब्रिटिश में क्या होता है, अपोजिशन पार्टी बनती है, उस तरह का कॉन्सेप्ट बन रहा है। तो अर्ली हाँ, बिपिन चंद्रा का मानना ये था कि जो अर्ली हिस्टोरियंस, अर्ली जो लीडर्स थे कांग्रेस के, उन्होंने एओ ह्यूम को यूज किया। मेजर ऑब्जेक्टिव क्या थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, कि किस रीजन से बनाया गया था, क्या क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस करना चाहती थी। तो मेजर ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, ये एक पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन थी। पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन मतलब पूरे इंडिया की सिंगल ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स। इससे पहले रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बन रही थी, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, अलग अलग जगह पे। अब ये पैन इंडिया के लिए सिंगल ऑर्गेनाइजेशन थी, टू फाउंड अ डेमोक्रेटिक नेशनल मूवमेंट थ्रू आउट पैन इंडिया, ठीक है। प्रैक्टिस पॉलिटिसाइज एंड पॉलिटिकली एजुकेट पीपल, कि लोगों को पॉलिटिकली एजुकेट करने के लिए। अभी तो हमारे लोगों को तो पता ही नहीं था कि ब्रिटिशर्स हमारे देश पे राज कर रहे हैं, तो उन्हें नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि ये हमारी कंट्री है। ऐसा कॉन्सेप्ट ही उनके दिमाग में नहीं था। उनको ये बताने के लिए कि दैट वी आर कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, हम पे राज किया जा रहा है, ब्रिटेन हम पे राज कर रहा है, ये कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में डालने के लिए कि ये जो है ब्रिटिशर्स को इंडिया को छोड़ के जाना चाहिए और ये हमारा देश है, हमें खुद अपने ऊपर राज करना चाहिए। तो डेमोक्रेसी का मतलब लोगों को समझाने के लिए, अभी तक लोगों के माइंड में डेमोक्रेसी जैसा वर्ड ही नहीं है कि हमारे कोई राइट भी होते हैं, ऐसा कुछ। तो जो इंटेलेक्चुअल क्लास के पास है ये नॉलेज, इंटेलेक्चुअल क्लास को समझ आ रही है, बट जो लोअर क्लास है, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो लेबरर्स हैं, एग्रीकल्चरलिस्ट हैं, जो फार्मर्स हैं, उनको ये सब चीजें नहीं पता। उनके माइंड में भी ये थॉट्स, उनको अवेयर करने के लिए, इन बातों के लिए, कि अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अबाउट कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन, कि कैसे कॉलोनीज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है ब्रिटिशर्स द्वारा। जो पॉलिसीज हैं वो एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसीज हैं। द पॉलिटिकल राइट्स ऑफ इंडियन, इंडियंस को उनके पॉलिटिकल राइट्स के बारे में बताना, कि तुम इंडियन सिटीजन हो तो तुम्हारे कुछ पॉलिटिकल राइट है, फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, ठीक है। तो दिस एंड कांग्रेस फोकस ऑन डिमांडिंग इंक्रीजिंग रिप्रेजेंटेशन इन काउंसिल, इंडियनाइजेशन ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। यहां तक क्या मांग रहे थे कि जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है और लेजिस्लेटिव काउंसिल, उन दोनों में हमारी क्या होनी चाहिए, इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए इंडियंस का। और साथ में जो सिविल सर्विस है उसमें इंडियन लोगों का मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होना चाहिए। एंटी कॉलोनियलिज्म फिर डेवलप होने लगी थी पूरे वर्ल्ड में एक सेंटिमेंट कि कॉलोनी बनाना ही क्या है, आप किसी और देश पर राज कर रहे हो जबरदस्ती। तो एंटी कॉलोनियलिज्म का एक सेंटिमेंट जब जगने लग गया था पूरे वर्ल्ड में। ये सिर्फ इंडिया का नहीं है, इंटेलेक्चुअल क्लास को ये सब मार्क्स वगैरह की आइडियोलॉजी पढ़ पढ़ के, ये सारी चीजें, प्लूटो, सोक्रेटिस, इनको पढ़ पढ़ के इन लोगों को ये समझ आ रहा है कि हमें क्या किया जा रहा है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। डेवलप्ड एंड प्रोपोगेट एन एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी, एक नेशनलिस्ट फीलिंग आने लगी। नेशन, नेशन स्टेट मैंने बताया था, नेशन स्टेट क्या होता है, व्हेन यू रियलाइज दैट दिस कंट्री इज नेशन। कॉन्सेप्ट क्या है, मेंटल कॉन्सेप्ट है, और कंट्री क्या है, एक टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट है, फिजिकल कॉन्सेप्ट। तो जब आपके माइंड में वननेस की फीलिंग आने लग जाती है कि हम सब इस नेशन को बिलोंग करते हैं, तब वहां पे नेशनहुड की फीलिंग आने लग जाती है, वननेस की फीलिंग, ये नेशन हमारा है। उसके बाद कंट्री की बाउंड्री बनती है कि कहाँ कहाँ देश बनेगा। ये पूरा का पूरा जैसे हिंदुस्तान, हिंदू वो का स्थान जहाँ हिंदू लोग रहते हैं, तो हिंदुओं में वननेस की फीलिंग। अब हिंदुस्तान एक कॉन्सेप्ट जो है, हिंदू जो है वो उसको रिलीजन से कनेक्ट नहीं किया गया ओनली, वो एक वे ऑफ लाइफ है, ओनली रिलीजन नहीं है, वे ऑफ लाइफ है। तो उसे वैसे ही देखा गया उस टाइम पे। और जहां जहां हम फैले हुए थे वहां पे हमने क्या माना कि ये हमारा देश है। पाकिस्तान, बांग्लादेश वाला ये सारा हिस्सा पहले इंडिया का पार्ट था, बाद में हुआ पार्टीशन। तो इस सारे के सारे हिस्से को हमने इंडिया एज ए नेशन, भारत एक देश की तरह, एक हमारा देश, वननेस की फीलिंग आने लगी। उसके बाद आया कॉन्सेप्ट की कहाँ कहाँ बाउंड्री होगी इंडिया की, कहाँ तक इंडिया है, उसके आगे कौन सी जगह है, ये वाली चीज, ठीक है।
फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिटिकल इकोनॉमिक प्रोग्राम कि अब जो भी आगे पॉलिसीज बने उनमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो इंडिया का, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो। ऐसा नहीं सिर्फ आप पैसे लूट के ले जा रहे हो। क्या हो रहा था उससे पहले? ओनली एक्सप्लॉइटेशन, ड्रेन वेल्थ थ्योरी पढ़ी, ड्रेन ऑफ वेल्थ हमने पढ़ा ना, कि कैसे बंगाल से सारी की सारी वेल्थ ब्रिटिशर्स ले गए, टैक्स लगा के, उनपे कोई ड्यूटीज लगा के, और उसके अलावा इनकम टैक्स लेके उनसे वहीं का सामान खरीदा, रॉ मटेरियल इंडिया से खरीदा, रॉ मटेरियल इंडिया के पैसे से, इंडिया से रॉ मटेरियल खरीदा, फिर फिनिश गुड इंडिया में लाके बेची। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ हमने पढ़ा। फॉर्मुलेट एंड प्रेजेंट पॉपुलर डिमांड बिफोर द गवर्नमेंट, जो भी लोगों में अनसेटिस्फेक्शन है, जो भी इशू है, डिससेटिस्फेक्शन है, उसको गवर्नमेंट तक पहुंचाना। और जो लोगों की डिमांड्स है कि हमको ये मिलना चाहिए, हमें पानी मिलना चाहिए, हमें ये मिलना चाहिए, नमक सॉल्ट ड्यूटी नहीं होनी चाहिए, उन डिमांड्स को पहुंचाना कहां तक? गवर्नमेंट तक। प्रमोट नेशनलिज्म, और लोगों में एक नेशनलिज्म की फीलिंग, अभी तक लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं है बहुत ज्यादा। जो लेबर क्लास है वहां वो कॉन्सेप्ट ही नहीं आया, है ना? क्योंकि क्या था, इससे पहले अलग अलग छोटे छोटे राज्य थे और सारे के सारे राज्य अपने आप को एक देश मानते थे। तो लोगों में उसी राज्य के प्रति एक वो था कि ये जो फीलिंग थी उसके लिए थी, पूरे देश के लिए नहीं थी। वो डेवलप हो रही है धीरे धीरे। ऐसा नहीं सब लोगों में नहीं थी, बट जो लोग इलिटरेट थे, कम पढ़े लिखे थे, जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे या फिर जो अवेयर थे, उनमें तो ये था कि हाँ ये पूरा देश एक है। इस टाइम तक आ गया था इंटेलेक्चुअल क्लास में। बट बाकी जो लोग थे उनमें इतनी नहीं थी फीलिंग। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस कहाँ कहाँ हुए, कितने सेशंस हुए, उनके कौन प्रेसिडेंट रहे, एक बार ये देख लेंगे चार्ट में अपन। तो सेशंस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस देखेंगे अपन। तो फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ है? 1885 में बॉम्बे में। प्रेसिडेंट कौन है? डब्ल्यू सी बैनर्जी। उसके बाद सेकंड सेशन 1886 में हुआ है कोलकाता में। प्रेसिडेंट कौन है? दादा भाई नारोजी। अब इसके बाद दादा भाई नारोजी जिन जिन सेशंस में रहे हैं, एक बार हम पहले उन सेशंस को देखेंगे। 93 और 1906 दो सेशन और हुए लाहौर और कोलकाता में, उनमें भी दादा भाई नारोजी प्रेसिडेंट थे। फिर 86 के बाद 87 में मद्रास में सेशन हुआ। वहां कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी। ये फर्स्ट मुस्लिम थे, ये याद रखना, क्वेश्चन आ जाता है ये एग्जाम्स में, कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के बदरुद्दीन तैयब जी थे 1887 में मद्रास सेशन में। 88 में इलाहाबाद में हुआ है, जहां पे जॉर्ज ह्यूल फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट है। एओ ह्यूम प्रेसिडेंट नहीं थे, डब्ल्यू सी बैनर्जी थे फर्स्ट सेशन के। अब यहाँ फर्स्ट जॉर्ज ह्यूल बने हैं फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट। उसके बाद इलाहाबाद 88, 89 में बॉम्बे में हुआ है, वहां सर विलियम वेडरबर्न बने हैं। उसके बाद 90 में कोलकाता सर फिरोज शाह मेहता। 80 95 और 1902 दो सेशन में पूना और अहमदाबाद में, उन दोनों में एस एन बैनर्जी थे, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। 1905 में बनारस में जीके गोखले, है ना, गोपाल कृष्ण गोखले रहे। यहाँ क्या होगा? बंगाल पार्टीशन। फिर 1907 1908 सूरत एंड मद्रास में रास बिहारी घोष रहे हैं, है ना। 1907 में ही क्या हुआ है? स्प्लिट ऑफ कांग्रेस सूरत तो सेशन भागों में। में बट गई। हम्म सूरत सेशन में। 1909 लाहौर एम एम मालवीय, मदन मालवीय। 1916 लखनऊ सेशन एसी मजूमदार थे। यहाँ पे रीयूनियन होता है कांग्रेस का, जो 1907 में सूरत सेशन में स्प्लिट हुई थी, वापस से एक हो जाती है। और इसी टाइम पे क्या होता है? मुस्लिम लीग को भी कांग्रेस एक्सेप्ट कर लेती है। 1917 कोलकाता एनी बेसेंट फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट बनी है, कोई वुमेन प्रेसिडेंट, सॉरी, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है एनी बेसेंट। उसके बाद 1919 में अमृतसर मोतीलाल नेहरू। 1920-22 में अहमदाबाद एंड गया सी आर दास। और उसके बाद 1923 दिल्ली में स्पेशल सेशन होता है, यहाँ पे अब्दुल कलाम आजाद यंगेस्ट यंगेस्ट प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट। बनते हैं ये। एकमात्र सेशन है जहां गांधी जी प्रेसिडेंट बने 1924 बेल, वहां पे एक सेशन होता है बेलगाम में। वहां गांधी जी, गांव मतलब बेलगाम है, महाराष्ट्र में एक जगह है बेलगाम, वहां पे सेशन होता है जहां पे गांधी जी बनते हैं क्या? प्रेसिडेंट। ओनली एक सेशन में बने गांधी जी।
उसके बाद 1925 कानपुर, सरोजनी नायडू फर्स्ट इंडियन वुमेन, एनी बेसेंट फर्स्ट वुमेन है। और जब क्वेश्चन आएगा इंडियन वुमेन तो सरोजनी नायडू बनी है। 1928 कोलकाता, मोतीलाल नेहरू फर्स्ट ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस फॉर्म होती है यहाँ, ठीक है। उसके बाद 1929 लाहौर, फिर जवाहरलाल नेहरू, ये पापा थे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, पूर्ण स्वराज्य रेजोल्यूशन लिया जाता है 1929। फिर 1930 में 26 जनवरी को रावी रिवर के बैंक पे अनफ्लर किया जाता है इंडियन फ्लैग टू, हाँ वहां फर्स्ट, यहाँ पे तो क्या किया है, पूर्ण स्वराज्य रेजोल्यूशन लिया है, और वहां पूर्ण स्वराज्य दिवस को मनाया जाएगा, सेलिब्रेट किया जाएगा। 1931 कराची, वल्लभ भाई पटेल, here resolution on fundamental rights and national economic program was passed। यहाँ कांग्रेस क्या है, फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए जो जो, उनका एक फॉर्मेट बनाती है और रेजोल्यूशन लेती है कि हमारी जब भी गवर्नमेंट आएगी हम ये फंडामेंटल राइट्स देंगे, और इकोनॉमिक प्रोग्राम बनाती है कि ऐसे ऐसे देश का डेवलपमेंट होना चाहिए। 32 और 33 में दिल्ली और कोलकाता सेशन होता है, सेशन बैंड हो जाता है एक 2 साल, ठीक है। 34 में बॉम्बे में होता है राजेंद्र प्रसाद, फिर 36 लखनऊ, जवाहरलाल नेहरू, 37 फैजपुर, जेएल नेहरू फर्स्ट सेशन इन ए विलेज। ये फैजपुर एक गांव होता है, जिस गांव में पहली बार एक सेशन होता है। उसके बाद 38 हरिपुरा, एससी बोस नेशनल प्लानिंग कमिटी सेटअप की जाती है अंडर जवाहरलाल नेहरू, कि नेशनल प्लानिंग कैसे होगी। उसके बाद 39 त्रिपुरी, एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस री इलेक्ट होते हैं, यहाँ पे भी एससी बोस थे, री इलेक्ट होते हैं, बट गांधी जी इसको क्या करते हैं, अपोज करते हैं, अपोज करते हैं। गांधी जी कहते हैं कि ये जो है ये ठीक नहीं है। किसको बनाना चाहते हैं गांधी जी, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया को बनाना चाहते हैं, तो रिजाइन कर देते हैं एससी बोस, अपोज करने की वजह से गांधी जी के ये रिजाइन कर देते हैं, और राजेंद्र प्रसाद को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट। मतलब पट्टाभी सीतारमैया जी को भी नहीं बनाया जाता, और एससी बोस भी नहीं बनते, और कौन बनते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद 94 में रामगढ़, अब्दुल कलाम आजाद। 1946 46 में कहा हुआ है मेरठ, आचार्य जेबी कृपलानी। उसके बाद 48 जयपुर में होता है, ठीक है, जयपुर में भी हुआ एक सेशन आजादी के बाद, पहली बार डॉक्टर पता चला है कि पट्टाभी सीतारमैया। हाँ हाँ, लास्ट सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, अब आजाद हो गए, अब ऐसे सेशन होंगे नहीं। अब तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन गई, और वहां पे एज ए पार्लियामेंट भी वर्क कर रही है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, और जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की तरफ वर्क करेगी, और जब लेजिस्लेट कर रही है, गवर्नमेंट चलानी है, मतलब जो भी नए लॉज बनाने हैं, तो लेजिस्लेटिव असेंबली की तरफ वर्क करेगी।